आशीष शेलार के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश संकलन यात्रा समारोह का भव्य आयोजन। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश संग्रह समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा मुंबई महामंत्री संजय उपाध्याय, मुंबई बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रमुख नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि अमृत कलशों को 27 अक्टूबर के दिन मुंबई स्थित आजाद मैदान में पूजन कर दिल्ली के लिए भेज दिया गया। संजय जी, महाराष्ट्र आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून इथे मोठी संख्या में जमलेले माझे कार्यकर्ता बंधुओं, मंच पर उपस्थित अपने सबके नेता, मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष और कि जिनकी आवाज़ और दहाड़ अब मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सुनता है, ऐसे माननीय श्री आशीष शेलार जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत भव्य कार्यक्रम, यादगार कार्यक्रम आज उनके नेतृत्व में हुआ है। मंच पर हमारे नेता श्री रामबाबू नाईक जी, हमारे सभी मंत्री, सभी आमदार, श्री गोपाल शेट्टी जी खासदार, किरीट सोमैया जी, सभी मंच पर जो माननीय अतिथिगण बैठे हैं, सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपकी तरह मेरे जीवन में भी ये आनंद का एक पृष्ठ जुड़ जाएगा। हम सब लोग मूलतः देशभक्त लोग हैं और जैसे युद्ध के अंदर कभी ढोल धमाका बजता है तो सैनिक चाहे सो रहा होता है तो भी उठकर खड़ा हो जाता है और युद्ध की तरफ बढ़ जाता है, वैसे ही हमारा हाल है कि जब देशभक्ति की बात उठे, राष्ट्रभक्ति की बात निकले तो भाजपा के कार्यकर्ता सबसे पहले आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। और अभी तो हमारा सौभाग्य है, यहाँ एक तरफ माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आध्यात्मिक, हमारे भारत के ऐसे राजा जिनके नेतृत्व में केवल आज देश ही नहीं, सारे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी, और उधर हमारे सर सेनापति माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, आशीष जी, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपके अलावा कोई लगा नहीं सकता था। और इन दोनों की निगाहें केवल आपके ऊपर टिकी हुई है कि सारे हिसाब का बदला चुकाकर आपके नेतृत्व में मुंबई वापस कब आप भाजपा के हाथ में दोगे। हिसाब तो बहुत कुछ चुकाने हैं और आज तक हमने जो भी कोई नारे लगाए, जो भी वो कोई बात की है, वो केवल नारों तक नहीं रह गई, सब बातें हमने पूरी की है। 50 साल से हम कहते आए हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर वापस अपना हुआ कि नहीं हुआ? कसम राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बना के नहीं बना। और ये भी साथ में हम नारा लगाते हैं कि जो हमसे टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा। तो जिन्होंने मुंबई को बर्बाद किया उनको मट्टी में मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? और ये सारा काम हम सबको इकट्ठे होकर करना है। आने वाला साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में इस साल के भगवान राम अपने घर में वापस जाकर विराजमान होंगे। 22 जनवरी को हम सब ने अभी से तैयारी कर ली है, पर जब भगवान राम अपने घर में जाएंगे तो राम राज्य भी भारत में वापस आएगा। वैसे राम राज्य की शुरुआत तो हो चुकी है, जब चंद्रयान पहुंच सकता है, एशियाड में सबसे आगे हमारे को मेडल मिल सकते हैं। दुनिया के अंदर किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ नहीं देखा जाता, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देखा जाता है। तो जब राम राज्य आएगा तो रावणों का वध भी होगा और रावणों के वध की शुरुआत मुंबई के उन रावणों से होगी जिन्होंने अपने जबान को बेलगाम कर पिछले 3 सालों से हमारे दिल के अंदर लगातार घाव किए हैं। कभी माननीय मोदी जी के बारे में अनशन बोलते हैं, कभी अमित भाई जी के बारे में गलत शब्द बोलते हैं, कभी माननीय देवेंद्र जी के बारे में ऊंची बातें करते हैं। वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, पर हम तो उनका हिसाब चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे?
और ब्याज के साथ हिसाब चुकाने के लिए आने वाले समय के अंदर हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। भारत के अंदर, मुंबई के अंदर जो कुछ समस्याएं हमारे सामने, उन सारी समस्याओं के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, पर इतना जरूर आपको कहना चाहता हूं कि यदि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जो हालत आसाम के अंदर हो गई थी, जो हालत आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वो हालत अभी कश्मीर के अंदर भी थी, वो हालत ये लोग मुंबई के अंदर बनाना चाहते हैं। और ये हालत अपना आप नहीं बनती है, इस हालत के पीछे वोटों की राजनीति है। पर हमारी जिम्मेदारी है कि मुंबई किसकी रहेगी? मुंबई फक्त आमची रहना, मुंबई किसी की नहीं होने देंगे। जो आए हैं सबको बाहर भगाएंगे। जो भारत के हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही मुंबई में राज करेगा। मैं वक्त की मर्यादा समझते हुए केवल इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त कर लूंगा कि आज जो कुछ भी यहाँ पर मट्टी का कलश लेकर आए हैं, उन्होंने बहुत पवित्र काम किया है। आपको यदि याद होगा तो ऐसा ही माननीय मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सारे देश से लोहा मंगवाया था। और जिन्होंने लोहा दिया, आज भी जब वो सरदार पटेल स्मारक पे उनको नमन करने को जाते हैं तो उनके मन में इस बात का आनंद होता है कि इस स्मारक के अंदर मेरे यहाँ से पूजा करके भेजा हुआ लोहा भी लगा हुआ है। इसी तरह से आपको याद हो तो 90 के दशक के अंदर हम सब ने यहाँ से ईंट पूजन कर अयोध्या भेजा था कि नहीं भेजा था? अब जब 22 जनवरी को जाओगे अयोध्या तो आपको इस बात का आनंद होगा कि जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके अंदर आपके द्वारा भेजी गई ईंट की पूजा भी करके लगी थी, वो भी वहां पर लगी हुई है। इसी तरह से जो आज आप ये मट्टी के कलश भेज रहे हो, जो आपने मट्टी इकट्ठी करके भेजी है, ये मट्टी ऐसे ही नहीं समाप्त हो जाएगी। जब जाकर दिल्ली के अंदर माननीय मोदी जी की कल्पना से एक भव्य स्मारक आपकी मट्टी से खड़ा होगा तो आने वाली पीढ़ी को भी आप जब दिल्ली जाएगी तो बोल सकोगे, बेटे जाओगे तो देख के आना हुआ जो मोदी जी ने स्मारक बनाया हुआ है, उसमें मैंने जो कलश भेजा था उसकी मट्टी भी पड़ी हुई है। ऐसा पवित्र काम आपके हाथ से होने वाला है। मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए माननीय आशीष शेलार जी के बहुत कणखर नेतृत्व को नमस्कार करते हुए कि आपने पूरे मुंबई के कार्यकर्ताओं में जान भर दी है। पूरे मुंबई के अंदर एक नया ज्वार खड़ा हो गया है और ये ज्वार अभी आंधी का स्वरूप लेकर सारे कलंकों को दूर करके मुंबई से सब राक्षसों का मर्दन करके मुंबई में राम राज्य की भी शुरुआत करेगा। इसी भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बढ़ा है, खून की गर्मी है तो घोषणा उसी गर्मजोशी के साथ होनी चाहिए। भारत माता के हाथ खड़े कर दाएं भी और बाएं भी, जवान भी और बूढ़े भी, महिला भी और बुजुर्ग भी, भारत माता के, भारत माता के जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। और अब हम सबको संबोधित करने के लिए सम्माननीय आशीष शेलार जी को आमंत्रित करता हूं। वंदे वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की। आजच्या या मेरा माटी मेरा देश या कार्यक्रमाच्या कलश संचलन कार्यक्रमामध्ये उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे नेते, महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सन्माननीय मंगल प्रभात लोढाजी, मंचावर उपस्थित उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल माननीय राम नाईक जी, मंचावर उपस्थित आपले कॅप्टन त्रिपाठी जी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले लोकप्रिय खासदार सन्माननीय गोपाळ शेट्टी जी, मंचावर उपस्थित किरीटभाई सोमय्या, मधु चव्हाण जी, आपल्या लोकप्रिय आमदार भारती लवेकर, मनीषाताई चौधरी,
मिहीर कोटेचा पराग शहाजी, साही जिल्ह्यांचे आपले अध्यक्ष, उपस्थित विविध सैन्य दलातील आजी माजी अधिकारी, पत्रकार, कार्यकर्ता, नागरिक बंधू भगिनी, सर्वात प्रथम तर मुंबई भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मेरा माटी मेरा देश हा कार्यक्रम संपूर्ण मुंबईत 2000 ठिकाणी यशस्वी केल्याबद्दल मी जाहीर अभिनंदन आणि कौतुक करतो. एक एक कलश घेऊन येत होत्या आणि संजय उपाध्यायजी सांगत होते, या ठिकाणी असलेली आमची पुनीत पावन माती ही मुंबईतल्या एक एक कानाकोपऱ्यातून तिला पूजन करून आलेली आहे. सामान्य गरीब माणसाच्या घरासमोरची सुद्धा ती आहे आणि मोठ्यातल्या मोठ्या माणसाच्या गल्लीजवळ असलेल्या मैदानातली सुद्धा आहे. आपण ज्यांना अभिवादन करतो अशा पुण्यवान अशा नेतृत्वाच्या घराजवळची सुद्धा आहे. माननीय मोदीजींनी आणि भारतीय जनता पक्षाने संपूर्ण देशभर मेरा माटी मेरा देश, वीरों को वंदन मिट्टी को नमन या एका कल्पनेतून दिला आणि सांगायला मुद्दा म्हणून आनंद वाटतो. मंगल जी, आपने सही कहा, जब भी देशभक्ति की बात सामने आती है, जब भी देश के ऊपर आज आने के बाद अपना कर्तव्य करने के लिए किसी को आगे बढ़ना पड़ता है, तो सबसे पहले मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे होता है. आज पण मेरा माटी मेरा देश या कार्यक्रमाचं नियोजन प्रत्येक शक्ती केंद्रावर, प्रत्येक पोलिंग स्टेशनवर 2000च्या पेक्षा जास्त ठिकाणी झाला. त्या भागातील सन्माननीय माणसांना, नागरिकांना, नेत्यांना वंदन आणि त्या ठिकाणी नमन करायला गोळा केलं आणि आज ते कलश या ठिकाणी आले. केवळ तेवढंच नाही, मुंबईतल्या रेल्वे स्टेशनवर संजय जी 59 ठिकाणी 59 जगह पर आम मुंबईकर को उसमें शामिल करके तिथे पण याच्या वंदन आणि नमनाचे कार्यक्रम झाले. आज जमलेली ही पुनीत माती उद्या दिल्लीला रवाना होईल आणि दिल्लीतला जो कार्यक्रम परवा तेरवा होईल, ज्यामध्ये कर्तव्य पथ, जिथून देशभक्तीची ज्वाला निघते, 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी पूर्ण जग जिथून भारताची ताकद क्षमता बघते, त्या कर्तव्य पथाच्या ठिकाणी जो बगीचा सावधान होणार आहे, त्यामध्ये ही माती उपयोगी केली जाणार आहे. त्यातनं आपल्या परिश्रमाच्या आणि वंदनाचा त्या ठिकाणी परिचय होणार आहे. आणि म्हणून हा कार्यक्रम देशात एक देशभक्तीचा अंगार निर्माण करणारा कार्यक्रम. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माननीय देवेंद्रजी, माननीय आमचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजींच्या नेतृत्वामध्ये पूर्ण राज्यात इतका कार्यक्रम झाला. 15 लाख नागरिकांनी सेल्फी काढून तुम्हाला सांगायला आनंद होतोय की तुमच्या आमच्या परिश्रमाने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये ज्याची नोंद व्हावी इतका मोठा कार्यक्रम महाराष्ट्रामध्ये सेल्फीचा सुद्धा आपण सगळ्यांनी केला. आज या ठिकाणी मेरा माटी मेरा देश या देशभक्तीपूर्ण कार्यक्रमाचं नियोजन करताना मनामध्ये आनंद आहे.
देशप्रेमाची आहे. निश्चय आणि विश्वास माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये भारताला पुन्हा एकदा विश्वगुरु करण्याची आहे. प्रसाद लाडजींचं पण मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष तयार आहे. केवळ भारतीय जनता पक्ष नव्हे तर या देशातील सामान्य नागरिक सुद्धा नवभारताचं स्वप्न पूर्ण करायला आतुर आहे. या परिस्थितीमध्ये आज आपण सगळे एकत्र भेटतोय. मंगलजी काल मला भेटले. मी त्यांना म्हटलं कुठल्या कार्यक्रमाला तुम्ही चाललायत. कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा होता. लगभग मंगलजींची धावपळ चालली होती. मी म्हटलं एवढी धावपळ कशासाठी. मंगलजी म्हणाले मुंबईतलं वातावरण आणि हवामान प्रदूषित झालंय, त्याच्यावर उपाययोजना करण्याच्या महानगरपालिकेच्या कार्यक्रमाला मी जात. मुंबईचं वातावरण प्रदूषित झालंय खरं आहे. मुंबईच्या हवामानाची गुणवत्ता खाली घसरते आहे. मुंबईच्या नागरिकांना या प्रदूषित वातावरणाचा त्रास होतोय. पण मंगलजी हे वातावरण मुंबईचं प्रदूषित करण्याचं काम सकाळी 9 वाजता जो चॅनेलला भोंगा पडतो तिथून सुरू होतो. कालिदासजी तुम्ही आज इकडे आहात. मला आनंद या गोष्टीचा आहे. मुंबईचं वातावरण प्रदूषित करणारी सभा दादरला त्या भागात झाली आणि मुंबईचं वातावरण प्रदूषणातून स्वच्छ करून देशभक्तीचं करण्याचं काम दादरला या भागामध्ये हिंदू कॉलनीत होत आहे. याचा आम्हाला आनंद आणि अभिमान आहे. मोदीजी एक स्वप्न घेऊन चाललेत. त्या स्वप्नांचा चुराडा कसा करता येईल याचा पदोपदी प्रत्यय देण्याचं काम दुर्दैवाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उबाठा करते. रावणाला 10 तोंड असतात तसं महाराष्ट्रातल्या इंडी अलायन्सला 10 तोंड आहेत. ज्या पक्षाला कोणी विचारत नाही, ज्या पक्षाला कोणी मत देत नाही, ज्या पक्षाचं चिन्ह माहित नाही, असे सगळे छोटे छोटे पक्ष एकत्र येऊन तुमचा, आमचा आणि भारतीय जनता पार्टी आणि मोदीजींचा सामना करायला निघाले आहे. मला असं वाटलं दसऱ्याचा तो मेळावा आहे, हिंदू सण आहे, हिंदुत्वाचे गोडवे गायले जातील. पण शिवाजी पार्कच्या त्या उभाटाच्या सभेमध्ये हिंदू देवदेवता, हिंदू सण यांचे गोडवे गाण्यापेक्षा मी कसा श्रेष्ठ आणि माझा अहंकार कसा श्रेष्ठ तेवढंच सांगण्याचे काम सुरू झालं. कोणीतरी मला विचारलं प्रसादजी तुमच्यात आणि उभाटात फरक काय. मी म्हटलं आमच्यात आणि उभाटात फरक एकच आहे, तो स्पष्ट आहे. ते म्हणतात माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, आम्ही म्हणतो मेरा माटी मेरा देश. आणि हा फरक मेरा माटी मेरा देश, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी यातला फरक आहे. आणि म्हणून मुंबईतल्या सामान्य नागरिकाला तर याची ओळख आहेच, पण तुम्हा सगळ्यांना सामान्य नागरिकांपर्यंत काही गोष्टी पोहोचवाव्या लागतीलच. हे इंडिया अलायन्स कशासाठी. उद्धवजी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्या MIM या सगळ्यांबरोबर तुम्ही का जाताय. मोदीजींचा पराभव करण्यासाठी, भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी. आणि मग आमचा पराभव करण्यासाठी मदत कोणाला करताय, नेतृत्व कोणाबरोबर करताय. एक एक पक्ष त्या मवियामधले बघितले तर लक्षात येतं
त्या काँग्रेस बरोबर उद्धवजी बसले आहेत ज्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी एकेकाची वाक्य तरी काय सांगा. त्या ठिकाणी शिवराज पाटील चाकूरकर म्हणाले, मी काँग्रेसचा नेता आहे, मी सांगतो जिहाद केवळ तिथेच होत नाही, भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा जिहाद आहे हे सांगणारे त्या ठिकाणी काँग्रेसचे नेते. त्यांच्या बरोबर उद्धवजी तुमची युती आहे. भगवान श्रीकृष्णाचा अध्याय सुद्धा ज्यांना माहित नाही ते तुमचे सगळे सोबती आहेत. कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले, काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल म्हणाले, भगवान श्रीराम जन्मलेच नाही, ती कल्पना आहे. राम सेतू हा बनलाच नाही, ही कल्पना आहे. आणि डॉक्टर मनमोहन सिंग काँग्रेसचे नेते म्हणाले, मोदीजी ज्या वेळेला म्हणतात सबका साथ सबका विकास, पण उद्धवजी तुम्ही ज्यांच्या बरोबर गेलात त्या कांग्रेसचे नेते मनमोहन सिंह म्हणाले, इस देश के नैसर्गिक संपत्ति पर अगर किसका पहले अधिकार है तो मुसलमानों का ही है. आणि म्हणून ना देशभक्तीचा विचार ना हिंदू हिताचा विचार त्या काँग्रेसच्या मांडीला उद्धवजी तुम्ही मोदीजींचा पराभव करायला निघालात. शक्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस 1992च्या दंग्यामध्ये किरीट भाई आपण सगळे त्या ठिकाणी जनतेला मदत करायला फिरत होतो आणि त्याच काळामध्ये अजून एक बॉम्बस्फोट झाला असा जावई शोध केवळ हिंदू मुसलमान दाखवण्यासाठी जो झालाच नव्हता तो कल्पोकल्पित बॉम्बस्फोट दाखवण्याचं काम ज्या शरद पवारांनी केलं उद्धवजी त्यांचीच चाकरी करतात. हिंदू आतंकवाद, अरे हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता. हिंदू के सिवा और हिंदू के साथ देश प्रेम ही हो सकता है, ही भावना आमची आहे. त्या हिंदूंना आतंकवादी म्हणण्याचं काम ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलं त्या राष्ट्रवादी बरोबर युती उद्धवजी तुमची आहे. मग दसऱ्यात हिंदू हिताची गोष्ट होईलच कशी. तुमची युती उद्धवजी द्रमुक बरोबर आहे. ते डीएमके काय तर त्यांचे मंत्री उदयनिधी स्टालिन म्हणतात सनातन धर्म हा डेंग्यू आणि मलेरिया सारखा मिटवून टाकला. ते कमी पडलं म्हणून खासदार हे राजा म्हणतात अरे केवळ सनातन धर्म या मूळ मातीतला आहे, तो डेंग्यू आणि मलेरिया नाही, तो त्याच्याही पुढे गेला आहे आणि त्याची तुलना कुष्ठरोग आणि HIV शी करायला लागेल. हा तुमचा आमचा सनातन धर्म आहे. उद्धवजी तुमची युती अशा लोकांबरोबर आहे. राजद लालू प्रसाद यादवांचा पक्ष या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सांगावं लागेल, ज्याचा उल्लेख मगाशी मंगलजींनी केला की प्रभू रामचंद्राचं मंदिर अयोध्येला उभं राहतंय, त्यातल्या प्रत्येक विटेचं पूजन तुम्ही आम्ही केलं. त्यासाठी माननीय लालकृष्ण अडवाणीजींनी देशभर रथयात्रा काढली. त्या राम मंदिर निर्माणाच्या रथयात्रेतला खोडा आणि अडवाणीजींना अटक करण्याचं पाप कोणी केलं तर ते लालू प्रसाद यादव यांनी केलं. त्या लालू प्रसाद यादव बरोबर तुमची मांडीला मांडी लावून होती. मुलायम सिंग यादवांच्या पक्षाशी तुमची युती आहे. हे आम्ही कसं विसरू. कार सेवक राम सेवक यांनी आपलं बलिदान दिलंय. त्या आमच्या कोठारी बंधूंवर शरयूच्या किनारी त्यांच्यावर पॉइंट ब्लँक गोळ्या झाडून त्या आमच्या कोठारी बंधूंचं त्या ठिकाणी हत्या करण्याचं पाप ज्या मुलायम सिंग यादव यांनी केलं, त्यांच्या सरकारने केलं. तुमची युती त्यांच्या बरोबर आहे. आणि म्हणून केवळ
विशिष्ट धर्माच्या मतांसाठी, केवळ काही मोहल्ल्यातली मतं घेण्यासाठी उद्धवजींनी हिंदुत्व तर सोडलाच, पण देशभक्तीच्या विचारांवर काम करणाऱ्या मोदीजींचा पराभव कसा होईल याकडे त्यांनी पाहण्याचा दृष्टिकोन केला. निषेध आमचा त्या ठिकाणी आहे. मोदीजींनी काय सांगितलं? सौगंध इस मिट्टी की मैं देश झुकने नहीं दूंगा. सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश झुकने नहीं दूंगा. मोदी जी म्हणाले मेरा माटी मेरा देश. तुमच्या पोटात का दुखलं? बरं, मला एका गोष्टीचं नेहमीच आश्चर्य वाटतं की उद्धवजींची कुठली सभा त्या ठिकाणी मधुजी असली तर कोणीही समोर ना प्रश्न विचारत नाही, शंका निर्माण करत नाही, आपला आक्षेपही नोंदवत नाही. तरी उद्धवजी सारखा म्हणतात आम्ही मर जाऊ, आम्ही मर जाऊ, आम्ही मरताची संघटना आहोत. अरे कोणी शंका घेतली का? आम्ही प्रश्न विचारलाय का? काय कारण आहे मला अजून कळलेलं नाही. पण मर्दाचं काम कसं असतं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश झुकने नहीं दूंगा. त्या मर्दाचं काम कसं असतं मी तुम्हाला मुद्दा म्हणून वाचून दाखवणार आहे. हे काम कोणी केलं मला विचारू नका. उत्तर तुम्हाला माहिती आहे. गेल्या 2 वर्षामध्ये झालेल्या घटना मी वाचून दाखवतोय. नीट कान देऊ नये का? जहूर मिस्त्री नावाचा एक आतंकवादी IC 814 या विमानाला हायजॅक करून पळाला होता कराचीत. या 2 वर्षामध्ये त्याला कराचीतच ठोकला. दीपू दमन सिंग मलिक, टाळ्या एकत्र वाजवा नीट आहे का? खूप नाव आहे. मर्दाचं काम आहे. दीपू दमन सिंग मलिक एअर इंडियावर बॉम्बिंग केलं 1995 साली. सरे गावामध्ये त्याला गोळ्या घालून ठार केला. मोहम्मद लाल ISI चा ऑपरेटर 19 सप्टेंबर 2022 ला नेपाळमध्ये त्याला ठोकून दिला. हरविंदर सिंग संधू पंजाब पोलीस मुख्यालयावर हल्ला केला होता. लाहोर मध्ये मेला कसा माहितीये? ड्रगचा ओव्हरडोस त्याला कोणीतरी दिला म्हणून तो मेला. बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर रावळपिंडीत ठोकला. सय्यद खालिद रजा अल बद्रचा कमांडर कराची मध्ये ठोकला. इम्तियाज आलम हिजबुल मुजाहिदीनचा आतंकवादी रावळपिंडीत ठोकला. एजाज अहमद अहंगार ISJKचा आतंकवादी अफगाणिस्तान मध्ये ठोकला. सय्यद नूर शालोबार आतंकवादी बराक हैदर पाकिस्तान मध्ये ठोकला. अवतार सिंग खंडा त्या ठिकाणी विष प्रयोगाने UK मध्ये मारला. हरदीप सिंग निज्जर कॅनडात ठोकला. सुरदार हुसेन अरेन नवाब शाह सिंध मध्ये ठोकला. रियाज उल्फ आबू आझिम काश्मीरी लष्कर ए तोयबाचा आतंकवादी रावलकोंडी मध्ये ठोकला. जिया उर रहमान हिजबुल मुजाहिदीनचा आतंकवादी कराचीत ठोकला. मुफ्ती मेहबर फारूक लष्कर ए तोयबाचा आतंकवादी सोहराब गोट कराचीत ठोकला. हाफिज सय्यद ज्याने मुंबईवर हल्ला केला त्या मास्टर माइंडचा मेवणा मक्की गेले 4 दिवस सापडत नाही. परागंदा गायब झालाय, ठोकलाय. मर्दाचं काम याला म्हणतात, मर्दाची संघटना याला म्हणतात, मर्दाचं नेतृत्व याला म्हणतात. आणि म्हणून आज तुम्हाला विनंती करतोय, जो माणूस घरात बसून राजकारण करतो त्याने आम्हाला आवाहन द्यायचं नाही. जो घरातला बाहेर पडायला 4 वेळा विचार करतो त्यांनी मर्दानाच्या गोष्टी करायच्या नाहीत. आणि जर मुंबईत मर्द बघायचा असेल तर या हिंदू कॉलनीतल्या राजा शिवाजी पटांगणामध्ये या.
तुमचा खात्मा राजकीय करण्यासाठी बसलेला समोर माझा मर्द बसला. मेरा माटी मेरा देश या देशावर जो जो वक्र दृष्टी करेल तो कुठेही लपलेला असेल, तो रावळपिंडीत लपलेला असेल, तो कराचीत असेल, त्या त्या ठिकाणी जाऊन त्याला ठोकण्याचं काम आमचं सैनिक करतं किंवा त्याबद्दल जो मर्द असेल तो देशभक्त करतो. हा देश आज जगामध्ये नेतृत्व करायला निघाला तो मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये निघाला. या देशातला पहिला प्रधानमंत्री असा आहे की ज्याची दिवाळी दरवर्षी सीमेजवळ असलेल्या आपल्या सैनिकांबरोबर साजरी करतात, ते आमचे मोदीजी आहेत. या देशात पहिला असा प्रधानमंत्री आहे की ज्याने एक दिवसाची पण सुट्टी घेतली नाही. स्वतःची प्रिय माता आई सुद्धा दगावली तरी ज्यांनी सुट्टी घेतली नाही ते मोदीजींचं नेतृत्व आहे. या देशातला पहिला असा प्रधानमंत्री आहे की मुख्यमंत्री पदापासून प्रधानमंत्री पदापर्यंत 1000 रुपयाचाही पगार ज्यांनी घेतला नाही, जो राष्ट्राला अर्पण केला, असा प्रधानमंत्री मोदीजींच्या रूपाने आहे. देशातला पहिला असा प्रधानमंत्री आहे की ज्याला मिळालेली भेट वस्तू सुद्धा राष्ट्राय स्वाहा म्हणून देशाला अर्पण केली, असा प्रधानमंत्री आहे. आणि त्याचा उल्लेख उद्धवजी तुम्ही एकेरीत करताय. हेवे दावे आरोप चालतील, तुम्ही कराल आम्ही करू, पण एकेरीमध्ये यापुढे जर नरेंद्र मोदींचा उल्लेख केला, त्या दिवशी मी बोललोय, आज परत बोलतोय, कुठलाही मुलाईचा उद्धवजी तुमचा ठेवला जाणार नाही. त्याच्या दुप्पट तुमचा अपमान केला तर वाईट वाटून घ्यायचं नाही. आणि कुटुंबाचं कोणाला सांगताय? देशासाठी सर्व त्याग करणारे लोक मेरा माटी मेरा देश असं म्हणतात, आणि स्वतःसाठी राजकारण करणारे, कुटुंबापुरतं विचार करणारे माझं कुटुंब माझी जबाबदारी असं म्हणतात. मला कोणाच्या कुटुंबात जायचं नाहीये, मला कोणा इथून आरोप करायची इच्छा नाहीये, पण गोपाळबाई जर आमच्या कुटुंबावर नेत्याच्या जाल मग तुम्हाला हे प्रश्न आम्हाला विचारावे लागतील. तुमच्या कुटुंबामध्ये तुमच्या सख्या भावाशी तुमचं भांडण काय? तुमच्या परिवारामध्ये तुमच्या पिताश्रींच्या प्रॉपर्टीवरून तुमचं कोर्टामध्ये सख्या भावाशी भांडण काय? तुमच्या कुटुंबातील तुमच्या वहिनी तुमच्या घरात का राहत नाहीत? तुमचे सख्खे चुलत भाऊ तुम्हाला सोडून का गेले? आम्हाला हे प्रश्न विचारायचे नाही. आमच्या कुटुंबावर बोलाल, या सर्व प्रश्नांचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. आणि म्हणून देश एक कुटुंब मानून काम करणारे आम्ही लोक आहोत. या देशावर निस्सीम प्रेम, स्वतःला त्याग करून द्यावा, ही भूमिका आमची आहे. आणि हे करताना आमचं कर्तव्य आमच्या नागरिकांचं सेवा करण्याचं सुद्धा आहे. मुंबईमध्ये आज जो प्रदूषण चालू आहे, त्या प्रदूषणाची जबाबदारी आदित्यजी तुम्हाला टाळता येणार नाही. या प्रदूषणाला सर्वस्वी जबाबदार कोणी असेल तर ते तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आहे. मी त्याही वेळेला सांगत होतो, तुमचं सरकार होतं, कोविडचा काळ होता, लोक जीव वाचवायला लागले होते आणि तुम्ही तुमच्या जवळच्या बिल्डरांना प्रीमियम मध्ये खैरात देण्याच्या मागे लागला होता. त्या प्रीमियमच्या खैरात मध्ये 50% फायदा त्या बिल्डरांना तुम्हाला करून द्यायचा होता. त्या बिल्डरांनी आराखडे, नकाशे सगळे मंजूर करून घेतले, 50% पैसे वाचले. महापालिकेचे 12,000 कोटी रुपये लुटले. प्लॅन अप्रूव्ह केले 2-2.5 वर्षापूर्वी. मोठ्या प्रमाणात आज मुंबईमध्ये बांधकाम आणि कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. नॉर्मली 1,500-2 हजार साइट्स ओपन होतात, यावेळेला 6,000च्या वर आहेत. धूळ, घाण, प्रदूषण, सिमेंट, हे आज तुम्ही आम्ही जे भोगतोय ना, हे आदित्यजी यांच्या कर्तृत्वामुळे आणि त्यांनी केलेल्या पापामुळे. मुंबईतली मेट्रो रोखली कोणी? पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर जर मुंबईची मेट्रो 2 वर्षापूर्वी सुरू झाली असती तर एका वर्षाला 50,000च्या वर किलोवॅट इतका निघणारा कार्बन तो 20-22 हजारावर आला असता.
कार्बनचा उत्सर्ग कमी झाला असता, प्रदूषणात घट झाली असती, मेट्रोला रोखण्याचं काम आदित्यजी उद्धवजी तुम्ही केलेलं आहे. 10 वर्ष आमचे आकडे केवळ आमचे अमित साटम सांगतात. 10 वर्षामध्ये महानगरपालिकेमध्ये 38,999 झाडं कापण्याची परवानगी आदित्यजी तुम्ही दिली आहेत. आणि सगळ्यात कहर म्हणजे ज्या माहूलच्या ठिकाणी असलेल्या 2 कंपन्या आणि कारखाने ज्यातून प्रदूषित वायू निघतो, त्या प्रदूषित वायू काढणाऱ्या कंपन्यांना एनजीटीने, राष्ट्रीय हरित निवाड्याने 14,000 कोटीचा दंड लावला. 14,000 कोटी. कारण मुंबईला प्रदूषित करतायत. आदित्यजींचं सरकार होतं. 14,000 कोटीचा दंड प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी 14,000 वरून 300 कोटीवर आणलं. आणि 300 कोटी पण घेतले असा तुमचा समज असेल, सरकारने तर नाही. 14,000 वरून आदित्यजीला सरकारने 300 कोटीवर आणला आणि 300 कोटीला स्थगिती देऊन टाकली. ही मदत का? कारण तुम्हाला आणि आम्हाला प्रदूषित हवा खायला लागली पाहिजे म्हणून. मेरा माटी मेरा देश सीमेवर जसा आहे तसं मुंबईतली माती माझ्यासाठी तेवढीच पावन आहे आणि मुंबईकर तुमच्यासाठी सुद्धा तेवढाच आपला आहे. त्याची सेवा करणं म्हणजेच मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रमाला पुढे नेणं. आज या दिमागदार सोहळ्यामध्ये आपण सगळे हिंदुत्वाचा नारा बुलंद करत, भारत माता की जय म्हणत, मेरा माटी मेरा देश मध्ये मुंबईकरांची सेवा करण्याचं व्रत करत. मंगल जी, एक घोषणा तो आप भूल गए. आपने 3-4 घोषणा दी, लेकिन एक घोषणा शायद मेरे लिए छोड़ी होगी. अगर इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा. आणि एक कोणाला काढण्यासाठीची घोषणा नाही. वंदे मातरम आमच्यासाठी जीव की आणि प्राण आहे. ज्या वंदे मातरमला मी म्हणणार नाही म्हणणारा अबू आझमी आणि समाजवादी उद्धवजी तुमचा मित्र आहे. आणि म्हणून तुम्हाला आम्ही सांगतोय, मुंबईकरांचा आवाज आहे. अगर इस देश में रहना होगा, अगर इस देश में रहना होगा, अगर इस देश में रहना होगा, भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद. खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की मट्टी. अरे खून भी देंगे, जान भी देंगे. इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए वंदे मातरम के लिए हम सब सावधान की स्थिति में खड़े हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 15 अगस्त के बाद मेरा माटी मेरा देश अभियान चला. देश के हर गांव से, शहर के हर मोहल्ले से, महापुरुषों के घर से, शहीदों के घर से मिट्टी लाई गई, मिट्टी का पूजन किया गया. साथ ही सेना के अधिकारियों का, शहीदों के परिजनों का, पुलिस के परिवार का भी वंदन किया गया. इसके साथ ही देश भर में पेड़ लगाने का व्यापक कार्यक्रम हुआ. जिस गांव में या जिस क्षेत्र में शहादत हुई हो, उस सैनिक के नाम से वहाँ के अमृत तालाब में वहाँ पर पट्टिका लगाई गई उसके नाम से. शासन प्रशासन से लेकर सामान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. मुंबई के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के घर से लेकर स्वातंत्र वीर सावरकर जी के घर की मिट्टी, मुंबई के ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांति मैदान, गिरगांव चौपाटी से लेकर छत्रपति शिवाजी पार्क की मिट्टी, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर ये अभियान चलाया गया. आप देख रहे हैं मेरे पीछे 3,000 से अधिक कलश पूजन कर यहाँ पर आए हैं. कल यह कलश लेकर 1,000 युवाओं की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी. कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. यह मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी, शहीद स्मारक में अमृत वाटिका बनने वाली है. आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो हम उत्सव मना रहे थे, उसके समापन का यह पर्व है. मैं आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए आपका अभिवादन करता हूँ. सर, कहीं ना कहीं अगर बात करें देश की मिट्टी की, तो देश की मिट्टी जो है लोग बदनाम करने में काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं? ये
उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब था। और जहां पर लोग जाति, भाषा, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की मिट्टी के साथ सबको जोड़कर देश को एकत्रित करने का काम किया है और इसके लिए यह प्रयोग अपने आप में अभिनव प्रयोग है। सर, जो देश को बचाने में जो थे जवान थे, उन्होंने शहीद हो गए, उन्हें किस तरह से याद करते हैं? हमारा कर्तव्य है पहले तो वह मिट्टी जो हमें भोजन देती है, वह मिट्टी जो हमें खनिज देती है, वह मिट्टी जो हमें पानी देती है, वह मिट्टी जो हमें पेड़ पौधे देती है, वह मिट्टी जो हमें फल फूल देती है, वह मिट्टी जिसके नीचे हमें पेट्रोल मिलता है, वह मिट्टी जिसके नीचे हमें सोना मिलता है, हीरा मिलता है, उस मिट्टी को वंदन करने का यह उपक्रम था। और साथ ही साथ इस मिट्टी की रक्षा के लिए जो जवान तत्पर रहते हैं उनको भी वंदन करने का काम इसके साथ जोड़ा गया। पूरे तरीके से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के सूत्र में यह कार्यक्रम रहा और आपने भी देखा कि किस प्रकार से एक प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परिचय हम सब ने यहाँ पर देखा। सर, 2024 में जो है राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप जाने वाले हैं वहाँ पे दर्शन करने? मैं 10 दिन पहले राम मंदिर में गया था और वहाँ पर प्रभु राम के दर्शन और उनकी संध्या आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। राम जन्मभूमि आंदोलन से हम सब जुड़े रहे, मार भी खाई, घोषणा भी देते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हम पर टीका करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, आज हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनकर लगभग पूरा हुआ है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में रामलला भव्य श्री राम मंदिर में अयोध्या धाम में स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और केवल अयोध्या नहीं तो संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अयोध्या विकसित हो रहा है। मैं आप सबको भी अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि 500 वर्षों से जो कलंक हमारे ऊपर था वह कलंक मिटा है और अपने जीते जी हम यह दृश्य देख पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने आप को गौरवशाली और भाग्यशाली मानते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो है बात करें सर, पार्टी को कभी बदनाम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक समाज कार्य के लिए जानी जाती है और कई नेक काम करती है, लेकिन नेक काम करने से पहले, समाज कार्य करने से पहले विपक्ष पार्टी के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर देते हैं। उसे किस तरह से देखते हैं? विरोधियों की दुकान बंद होने की कगार पे है। 2024 में अपने अस्तित्व की लड़ाई में इंडी अलायंस लगा हुआ है, लेकिन देश की जनता विकास के साथ है, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और उसके लिए हमारे मन में कोई शंका नहीं, हमें पूरा विश्वास है 2024 में भी देश की जनता का नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलेगा और हम बहुमत से एक बार फिर से भारत में सत्ता स्थापित करेंगे और जो हमारा स्वप्न है भारत पूरे विश्व को दिशा दे, उस दिशा में भारत अग्रसर होगा। देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। देश के लिए अपना न्यौछावर करने वाले सैनिकों का सम्मान हुआ और संभवतः ये देश में पहली बार हुआ है जिसमें कि नवयुवतियाँ और देश के सभी नागरिक देश के लिए अपना जीवन दान करने के लिए या सब कुछ करने के लिए उत्साहित होंगे। संभवतः आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम है देश में और इतने बड़े स्तर पे हुआ है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ ना हो सके उसके लिए 100 सही कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर करना है तो इसके लिए एक ही कारण होता है कि उसको करना। और आज का नवयुवक आगे बढ़ रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो उत्साह से, जोश से भरा हुआ है और ये कार्यक्रम उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है क्योंकि हर तरह से सराहनीय है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत की मिट्टी को जो है बदनाम करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? उनको कोई मैसेज नहीं देने की जरूरत है क्योंकि आज देश इतना प्रबुद्ध हो चुका है, इतना जग चुका है कि वो विरोध करने वाले वो अपने आप ही चीज़ों को समझेंगे और ये समझना चाहिए किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जो सही है वो सही रहेगा और हरदम सही है।
सर जो देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हो गए उन्हें किस तरह से याद करते हैं? हम लोग जो शहीद हुए हैं उनको हमारे यूनिट की तरफ से याद करते ही है, और लोग आजकल काफ़ी प्रोग्राम रखते हैं जो उनको याद करके उनके परिवार वालों को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। उनको बोलते हैं आप डरिए नहीं, हम देशवासी आपके साथ हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं जो है भारत की मिट्टी की बात करें, भारत की मिट्टी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि भारत की मिट्टी को जो है काफ़ी गलत साबित करते हैं, तो उन्हें उसे किस तरह से देखते हैं जब भारत की जो मिट्टी है उसे गलत बताया जाता है? जैसा भी त्रिपाठी जी ने कहा है वो बोलते रहेंगे, हम अपने काम करेंगे, और अभी पूरे देश में पूरे विश्व में सभी को पता है कि भारत देश कितने आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते जाएंगे। ये हमारे मिट्टी का स्वाद है। ओके, थैंक यू। और मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ फ्यूचर जनरेशन को, प्लीज़ सी दैट, ऑलवेज रिमेंबर नेशन इज़ फर्स्ट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।